अकाउंट्स की किसी भी प्रोफाइल में टैक्स की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है और इनकम टैक्स टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 3, जिसमें अगर पूछा जाए कि आप ये बताएं कि कितने तरह की आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न होती है, किसे फाइल करना चाहिए, क्या इसकी ड्यू डेट होती है, और अगर लेट हो जाता है तो बिलेटेड रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंटिव स्कीम क्या होती है और इसकी रिवाइज लिमिट क्या है, कब टैक्स ऑडिट कराना बहुत जरूरी हो जाता है और एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कितने तरह की आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न होती है, तो इसका आप कैसे आंसर करेंगे। इसमें देखिए टोटल 7 तरह की इनकम टैक्स रिटर्न होती है। हो सकता है कि सारी पूछी जाए या फिर किसी भी एक के बारे में पूछा जा सकता है, तो हम सारी कवर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली होती है आईटीआर 1, जिसे हम कहते हैं सहज, और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए और दूसरा रेजिडेंट होना चाहिए। और इसमें इनकम कौन सी कवर होती है, मतलब अगर बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स इनकम नहीं है, जैसे अगर कोई पर्सन है उसकी सैलरी है, दूसरी जगह वो काम कर रहा है तो उसने जहां वो रहता था वहां वो उसने घर किराए पे चढ़ा दिया है, तो वन हाउस प्रॉपर्टी से उसकी इनकम है। अदर सोर्सेज, कहीं वो पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, बट मैक्सिमम इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर उसकी एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो 5,000 रुपीज तक उसकी इनकम अलाउ है। कौन ये फाइल नहीं कर सकता? आईटीआर 1 और आईटीआर 4 दोनों में ही कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो फाइल नहीं कर सकते आईटीआर 1 या 4। जैसे अगर कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी का, कोई फॉरेन एसेट है या फिर कोई इनकम है फॉरेन से, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, कोई लॉसेस है जिसको ब्रॉड फॉरवर्ड करना है किसी भी हेड में, या फिर टीडीएस कटा है अंडर सेक्शन 194N। ये क्या है? ये बेसिकली कैश विड्रॉल के केस में अप्लाई होता है। अगर 3 प्रीवियस ईयर तक आईटीआर फाइल नहीं की है और 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल है तो 1%, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। बट अगर 3 प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम में आईटीआर फाइल की है तो 1 करोड़ से ज्यादा पर 1% की रेट से टीडीएस कटता है। तो अगर ऐसा टीडीएस है, कटा है, तो फिर ये फाइल नहीं कर सकते आईटीआर 1 और 4। ये तो बात होगी आईटीआर 1 की। अब रिमेनिंग आईटीआर को समझते हैं। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आईटीआर 2 ये बेसिकली इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए अवेलेबल है, बट मेक श्योर कि उनकी बिजनेस से कोई इनकम ना हो। और बाकी जो भी बचता है वो सारा आईटीआर 3 में, चाहे इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, अगर बिजनेस से भी इनकम है तो वो आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 4 क्या है? इसे कहते हैं सुगम, कि सिंप्लीफाइड है। रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, बट वो एलएलपी नहीं होनी चाहिए। उनको कौन कौन सी अगर इनकम है तो वो फाइल कर सकते हैं आईटीआर 4। सैलरी से, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन है, कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, प्रेजम्पटिव बिजनेस इनकम है। प्रेजम्पटिव बिजनेस इनकम क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे, बट मेक श्योर कि टोटल इनकम सभी सोर्सेज से 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आईटीआर 5 बाकी जितनी भी पार्टीज बचती हैं, जैसे जिसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, कोई एलएलपी है, फर्म है, जो आईटीआर 4 में कवर नहीं हो रही, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके लिए आईटीआर 5 है। आईटीआर 6 एक्सक्लूसिवली कंपनी के लिए है। आईटीआर 7 जैसे कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्टोरियल ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटी या साइंटिफिक रिसर्च है, तो उनके लिए आईटीआर 7 है। तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ आईटीआर के बारे में। अब अगर पूछा जाए कि किसे फाइल करनी चाहिए आईटीआर, तो सबसे पहले देखिए इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला है एक्सेप्शन लिमिट। अगर 2.5 लाख से इनकम कम है तो फिर आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, और एज जो है वो 60 ईयर्स तक है। अगर 60 से 80 के बीच में एज है तो 3 लाख, अगर 80 से ज्यादा है तो ये लिमिट हो जाती है 5 लाख। बट कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2.5 लाख की जो लिमिट है, 2.5, 3 या 5 लाख की लिमिट, वो एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब अगर इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से कम भी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी सिचुएशन है? अगर डिपॉजिट क्या है, सेविंग में 50 लाख या करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा, तो फिर आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। ग्रोस टर्नओवर,
अगर बिजनेस है आपका उसमें 60 लाख या फिर प्रोफेशन है उसमें 10 लाख से ज्यादा का ग्रोस टर्नओवर है, तो फिर आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। कोई फॉरेन ट्रिप की है, या तो आपने की है या किसी के लिए आपने पेमेंट करी है 2 लाख से ज्यादा, आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जिसका कनेक्शन आपके नाम पर था और 1 लाख से ज्यादा का बिल आया है, तो फिर फाइल करनी पड़ेगी। टीडीएस या टीसीएस दोनों मिला के अगर डिडक्शन हुई है 25,000 से ज्यादा और आपकी एज 60 ईयर्स तक है, या फिर 50,000 से ज्यादा और आपकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, तो फिर फाइल करनी पड़ेगी। कोई फॉरेन कंट्री में आपका अकाउंट है, आप वहां सिग्नेचरी अथॉरिटी हैं, वहां से कोई इनकम है या फिर आपकी वहां कोई प्रॉपर्टी है, तो फिर फाइल करनी पड़ेगी। अदर केसेस में आईटीआर फाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे वीजा एप्लीकेशन के लिए, बैंक लोन के लिए, टीडीएस रिफंड के लिए या लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ड्यू डेट बताएं आईटीआर फाइल करने की क्या होती है। अब देखिए, अगर आप फ्रेश या फिर हम कहें ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल करें तो उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई। बट अगर मिस हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप फाइल नहीं कर सकते। बिलेटेड या फिर रिवाइज रिटर्न, मतलब उसमें कुछ गलती होगी, आप रिवीजन उसमें कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर। बट अगर ये टाइम भी आप मिस कर जाते हैं तो फिर आपके पास जो असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है उसके बाद 24 महीने आपके पास हैं कि आप स्टिल फाइल कर सकते हैं। बट अगर ऑडिट रिक्वायर्ड है आपके केस में, तो ऑडिट की जो डेट होगी वो होगी 30 सितंबर, और ऑडिट के केस में आईटीआर फाइल करने की डेट होगी 31 अक्टूबर। बट यहाँ एक क्वेश्चन उठ सकता है कि जब हमारे पास 31 दिसंबर तक हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो पहले रिटर्न क्यों फाइल करें। तो हो सकता है कि पूछा जाए कि बताएं कि अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो लॉसेस हैं, अगर किसी बिजनेस के एक पर्टिकुलर ईयर में लॉस है, उसको वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा अगर वो बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है, और उस पर उसको 1% पर मंथ की रेट से सिंपल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर टोटल इनकम 2.5 लाख तक है तो लेट फी नहीं लगेगी, बट 5 लाख तक के केस में 1000, 5 लाख से ज्यादा के केस में 5000 रुपीज की उसको लेट फी भी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए बिलेटेड रिटर्न जो है वो सिर्फ अगर मिस कर जाते हैं तभी फाइल करनी चाहिए, अदरवाइज आप टाइम पर रिटर्न फाइल करें। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप प्रिजम्पटिव स्कीम के बारे में बताएं क्या होती है ये। अब देखिए, बिजनेस का अगर ग्रोस टर्नओवर 2 करोड़ तक है, या अगर किसी प्रोफेशन में है उसका ग्रोस टर्नओवर अगर 50 लाख तक है, तो ये स्कीम में आप आ सकते हैं। बट कुछ बिजनेस है जिसमें ये स्कीम में आप नहीं आ सकते, जैसे कोई कंपनी अगर कोई बिजनेस कर रही है, या फिर बिजनेस है जिससे अर्निंग होती है कमीशन, ब्रोकेज, या फिर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है। प्रोफेशन के केस में क्या होता है कि 50% जो भी टोटल ग्रोस रिसिप्ट है उसकी 50% इनकम मान ली जाती है। और जो एसएससी जो इस प्रोफेशन में है, जो 50% की रेट से प्रेजेंटिव स्कीम में है, वो किसी भी साल चेंज कर सकता है। इसमें बिजनेस के केस में क्या है, इनकम मानी जाती है 8% अगर रिसिप्ट जो भी ग्रोस रिसिप्ट है वो कैश में है, 6% अगर नॉन कैश है, दैट मीन्स डिजिटल है या फिर डायरेक्ट अकाउंट के थ्रू चैनलाइज हो रही है रिसिप्ट। और इसमें बिजनेस में क्या होता है, जैसे प्रोफेशन में तो था कि किसी भी साल चेंज कर सकते हैं, बट बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर एक बार ऑप्ट कर लिया और फिर आप रिजेक्ट करते हैं तो आने वाले 5 सालों तक आप वापस इस स्कीम में नहीं आ सकते। कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए प्रेजेंटिव स्कीम के केस में, जैसे लॉसेज होते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड अलाउड है। डेप्रिसिएशन इसमें अलाउड नहीं होता, क्योंकि ग्रोस रिसिप्ट पर फिक्स परसेंटेज से आप दे रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन इसमें अलाउड नहीं है। ये चीजों को सिंप्लीफाइड करने के लिए किया गया है, तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना इसमें जरूरी नहीं है। बट यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि 100% एडवांस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 15 मार्च तक, तो ये मस्ट है। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंटिव स्कीम की। अब अगर पूछा जाए कि प्रेजेंटिव स्कीम में जो लिमिट है वो रिवाइज हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं। तो देखिए, बिजनेस में जैसे हमने देखा था कि 2 करोड़ या प्रोफेशन के केस में 50 लाख, इस लिमिट को रिवाइज कर दिया गया है, 2 की जगह 3, प्रोफेशन में 50 लाख की जगह 75 लाख। बट कुछ कंडीशंस के साथ, जो कैश रिसिप्ट है वो 5% तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा है तो ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। और जो चेक है वो अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। और ये इफेक्टिव कब से है, ये इफेक्टिव है असेसमेंट ईयर 2024 से 25 में। तो ये अभी अप्लाई नहीं है, बट ऑफ कोर्स असेसमेंट ईयर 2024 से 25 में एप्लीकेबल होगा। अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि आप बताएं कि टैक्स ऑडिट कब कंपलसरी हो जाता है।
अगर बिजनेस की ग्रोस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा या प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है तो ये एप्लीकेबल है। या अगर पहले प्रेजेंटिव स्कीम में थे अब शिफ्ट हो गए नॉर्मल में तो फिर टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। अगर नहीं कराते मतलब अगर या तो अकाउंट को ऑडिट ही नहीं करवाया या ऑडिट करवा लिया बट रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, आपने ऑडिट रिपोर्ट अपने पास रखी, इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन नहीं दी, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, तो क्या होगा? 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर या 1.5 लाख तक जो भी इनमें से कम है वो एज अ पेनल्टी चार्ज होगी। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताएं एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के अपने रेट्स हैं, बट कुछ केसेस में एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाता है कि इतना डेप्रिसिएशन आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम में आपका प्रॉफिट थोड़ा कम आप रिपोर्ट करेंगे और उस कम प्रॉफिट पे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, तो ये एनकरेजमेंट के लिए किया जाता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल है प्लांट एंड मशीनरी के केस में 20%, ये प्लांट एंड मशीनरी के केस में दिया जाता है और रेट है 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट करने के लिए, उसके ट्रांसमिशन के लिए या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो। और अगर आपने उस टाइम पर इसको पुट टू यूज किया है जहां किसी पर्टिकुलर टाइम में 180 दिन से कम बचे हैं तो 10% इस साल, 10% अगले साल। कब ये अलाउ नहीं है, कब मतलब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा? अगर मशीनरी जो है वो सेकेंड हैंड है या फिर इंस्टॉल करी है ऑफिस में या फिर रेजिडेंशियल एरिया में, या फिर जो उस मशीनरी की टोटल कॉस्ट है वो आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दी। मतलब अगर 100 रुपए की मशीनरी है, 100 रुपए आपने डेबिट कर दिए तो फिर उसका डेप्रिसिएशन आप अलग से क्यों दिखाएंगे? जब पूरी वैल्यू ही आपने डेबिट कर दी तो फिर आप शो नहीं करेंगे। ऑफिस की कोई अप्लायंसेस है या फिर रोड ट्रांसपोर्ट शिप एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। 20% की जगह 35% रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिल सकता है अगर स्टेट है आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। तो आज की इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखा और उसे डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।